नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा खुशहाल मस्त होगा। डियर सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। डियर आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि पॉलिटी से रिलेटेड करता है। डियर ये चाहे जो भी एग्जाम, आप वनडे एग्जाम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनना तय है। डियर चाहे वो सुपर टेट ही क्यों ना हो या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आयोजित कराई जाने वाली कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न बनना तय है। डियर तो वीडियो को अंत तक पूरे शिद्दत, जोश, लगन और उत्साह से देखें और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। डियर तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी डियर, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ए ऑप्शन एकदम सही है। अब 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के मार्गदर्शन में हुई थी। हम आपको बता दें, संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लग गया संविधान को निर्मित करने में, अंगीकृत करने में, और 63,76,729 रुपए खर्च हुए थे। डियर बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट? ड्राफ्टिंग कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जो कि संविधान में सबसे पावरफुल कमेटी थी डियर, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन एकदम सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। डियर तो आप लोग भी शिक्षा का दूध पीते रहिए और समाज में दहाड़ते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी चीज है जिसके बल पर आप सामने वाले को झुका सकते हैं। डियर तो ज्ञान को जितना से ज्यादा जहां से मिले बटोरते और लपेटते रहिए। डियर बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जब संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था डियर 11 दिसंबर 1946 को, तब स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान सभा के अंतिम रूप से कब पारित कर दिया गया संविधान सभा में? तो संविधान सभा में जो संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ, यानी कि फुली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में पूर्ण संविधान कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र दिवस आया, उसी दिन से हमने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत कब गणतंत्र बना? यहाँ गणतंत्र लिया है डियर, तो आप 15 अगस्त ना मारिएगा, क्योंकि गणतंत्र 26 जनवरी को होता है डियर, और 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र हुआ था। स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। डियर सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भाग लिखा है डियर, तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है डियर। तो मूलाधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन अगर पूछ ले बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को कहा था। अगर प्रश्न में मूल अधिकार ना दिया होता तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को भी कहते हैं डियर। सी ऑप्शन मतलब 3 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको तीनों प्रकार क्लियरिफाई किए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की संख्या कितनी है जो प्राप्त हैं? तो जो मूल अधिकार थे डियर वो पहले कितने थे? पहले 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी विधिक अधिकार कर दिया गया। तो मूल अधिकारों की संख्या इस समय 6 है, और मूल अधिकार लिए गए हैं यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, और जो हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को उसको जोड़ा गया है आर्टिकल 300A में डियर। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संपत्ति के
अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। अब 1978 में कौन सा हुआ था? तो आप कहेंगे 44वां हो गया था डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? जब आपके मूल अधिकारों का कोई हनन कर रहा है डियर, तो आप कहाँ जाएंगे? आप या तो उच्च न्यायालय जाएंगे या तो उच्चतम न्यायालय जाएंगे, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो आ दोनों सही हैं, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है? तो 2002 में इसे 21A संविधान में जोड़ दिया गया था। 2002 में संविधान में संशोधन करके 21A आर्टिकल निहित किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार यानी कि मूल अधिकार में ऐड कर दिया गया। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है? तो कल्याणकारी राज्य की जब अवधारणा की बात आए तो आप मारिएगा नीति निर्देशक तत्वों को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि बी ऑप्शन। अब बात आई है नीति निर्देशक तत्व की, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं डियर, नोट डाउन करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वो क्या करे? तो आर्टिकल 40 है जो राज्य को निर्देश देता है कि ये ग्राम पंचायतों का संगठन कर दे डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अब पंचायती राज की बात आई है तो बता दें, पंचायती राज त्रिस्तरीय जो स्तर आप देख रहे हैं, ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, तो यह बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर लागू हुआ था। और पंचायती राज्य की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, और राजस्थान के बाद जो दूसरा प्रदेश था पंचायती राज को लागू करने वाला, वो आंध्र प्रदेश था डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान का अनुच्छेद 40 ये तो वही है, ग्राम पंचायतों का संगठन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश की सिफारिश से या संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य लिखा है डियर, तो आपको पता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जिनकी संख्या 11 है ही इस समय। और ये कहाँ से लिए गए थे? तो ये रूस से लिए गए थे। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य इस समय 11 है। बी ऑप्शन एकदम सही है। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो है अभिभावकों को अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना, जो कि फ्री एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत निहित है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था? क्या कर्ण सिंह समिति, कृपलानी या स्वर्ण या देवराज अर्थ समिति? तो जो मूल कर्तव्य हैं डियर वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ दिए गए थे। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की शक्ति किसमें होगी डियर? आपको पता है संसद में, क्योंकि आप यहाँ राष्ट्रपति भी ऑप्शन में देख रहे हैं, तो कुछ के दिमाग में आया होगा कि राष्ट्रपति मार दें। मैं बता दूं राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं क्या है, संसद का पार्ट है डियर। तो आप जब संसद और राष्ट्रपति दिए हो तो आप संसद को वरीयता देंगे। ए ऑप्शन एकदम सही है। अगर संसद ना होता तो आप प्रेसिडेंट को मारते। संघ की जो शक्ति है वो संसद में है और संसद में ही राष्ट्रपति निहित है, इसलिए राष्ट्रपति से बेटर ऑप्शन संसद होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। संसद के दोनों सदन भी शामिल होंगे, राज्य की विधानसभा तथा विधान परिषद भी शामिल होती है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल, संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान किया जाता है, यानी कि वोटों का अनुपात निकाला जाता है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं डियर, इनकी कार्यकाल की जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो मैं आपको बता चुका हूं, अनुपातिक, बिल्कुल सही है, अनुपात निकाला जाता है। एकल संक्रमणी, ये भी बात सही है। अप्रत्यक्ष मतदान होता है डियर, बात तीनों सही है, इसलिए जो डी ऑप्शन है एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो बता दें, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे भारत में, नीलम संजीव रेड्डी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप सदन के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो महाभियोग एक लंबा प्रोसेस है, मैं बता दूं, जब भी आप महाभियोग किसी के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे तो 14 दिन पहले उनको सूचित करना होगा, और महाभियोग राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में आप उठा सकते हैं, और उसके अनुमोदन के लिए कम से कम 50 जो है सांसदों का, संसद सदस्यों का जो है अनुमोदन होना आवश्यक है डियर। तो संसद के किसी भी सदन पर आप इसे लगा सकते हैं, उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी कि जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो कार्यपालिका की बात आई है डियर, तो अब यहां संसद नहीं लिखा है, आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन में तो राष्ट्रपति मार दीजिए, बिना शील संकोच किए सीधे प्रेसिडेंट पर मोहर लगाइए, आगे बढ़िए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं राज्य एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित न मारिएगा, क्योंकि मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जो कि राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में 2 होते हैं। ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, नामित भी, क्योंकि इनको राष्ट्रपति नामित करता है, उपराष्ट्रपति नहीं, इसलिए ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो शामिल होते हैं डियर, लेकिन ये राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते। ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में बता चुका हूं 12 सदस्य। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, भारतीय सदन के ऊपरी सदन किसको कहा जाता है? अपर हाउस। तो अपर हाउस हम कहते हैं राज्यसभा को। बी ऑप्शन एकदम सही है। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता डियर। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के जो प्रदेश सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्त है वो प्रेसिडेंट करते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? तो संसद का सदस्य 6 माह के अंदर बनना अनिवार्य है। अगर वो नहीं बन पाते हैं तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्रिपरिषद होती है डियर, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो जो लोकसभा इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है डियर, वो 552 हो सकती है, संविधान में निहित है। 7 सीटें अभी हमारी पाक अधिकृत क्षेत्र में आती हैं, इसलिए 545 ही हैं, जिसमें 543 का चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव प्रेसिडेंट मनोनयन से कर देते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष ही प्रमाणित करते हैं कि यह विधेयक धन है या साधारण। और धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में महज इसकी चर्चा होती है डियर। और धन विधेयक को केवल और केवल मंत्री ही पेश कर सकता है, साधारण सदस्य नहीं पेश करता डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी। सी ऑप्शन एकदम सही है। महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में निहित है, और इस समय महान्यायवादी भारत के वेणुगोपाल जी हैं, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? ये यूनियन टेरिटरीज की बात की जा रही है, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी है, ये यूनियन टेरिटरीज हैं डियर। और इसका जो प्रशासन होता है वो चलाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल।
ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो यहाँ भारतीय गवर्नर जनरल लिखा है तो आप मार दीजिएगा सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ए ऑप्शन एकदम सही है। ये थे डियर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे ये प्रश्न। अगर ये प्रश्न आपको वाकई में अच्छे लगे, वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, तो एक बार दमदारी के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर जितने भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्द ही आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।